Hello students, how are you doing? So it's time for lecture number 32 and last lecture of electrostatics. इसके बाद आपका electrostatics हो जाएगा खत्म. Then we will move to current electricity, right? And I hope you all are doing insanely good. सब अपना ध्यान रख रहे हो ना, घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, लॉकडाउन को फॉलो करते रहो, क्योंकि अब ये जो चीज़ है लग नहीं रहा है कि जल्दी जाएगी, थोड़ा लंबे टाइम तक ही रहेगी, तो इसके साथ जीना आप सीख लो, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसके अंदर है, टॉपिक का नाम भी गंदा सा टॉपिक का नाम, मतलब क्या बोलूं मैं, टॉपिक का नाम है कोरोना डिस्चार्ज. टॉपिक्स नेम इज कोरोना डिस्चार्ज. मेरे करवाने का भी मन नहीं कर रहा था, ये टॉपिक नाम ही ऐसा है, बट कंसेप्ट है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो करवाना तो पड़ेगा. और एक टॉपिक का नेम बोलते हैं इसे collecting action of sharp points. अब इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि जो शार्प पॉइंट्स है ना, अगर किसी बॉडी के, जैसे सपोज करो ये मार्कर है, इस मार्कर पे शार्प पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? ये निप दिख रही होगी. तो वो कह रहा है अगर मैं इस बॉडी को कोई चार्ज देता हूँ ना, तो ज्यादा चार्ज इस पॉइंट पे जाकर इकट्ठा हो जाता है, इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी हो जाती है ज्यादा, तो उस चीज को बोलते हैं कलेक्टिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स. अब कोरोना डिस्चार्ज क्या है वो चीज मैं आपको समझाता हूं. देखो, सपोज करो ऐसे कोई आपका कोई भी कंडक्टिंग शेप है, ठीक है? इसके ऊपर सरफेस पे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? मैंने दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं दो सिंपल शीट्स की बात करूं तो उस टाइप से अगर इसको हम सरफेस वाले कंडक्टर को मानते हैं तो क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब लेकिन हमारे को ये भी पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, ठीक है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए. अगर मैं मानता हूं ये बॉडी एक स्फेरिकल शेप लेती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कर्व है. कर्व है मीन सपोज करो ऐसे अगर कोई कर्व होती है, अगर मैं इसे आगे अगर प्रोड्यूस करता हूं इस तरीके से, तो बेसिकली क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है. और हमारे केस में बॉडी को क्या मानते हैं? स्फीयर, ठीक है? जिसका क्या होता है? कोई एक रेडियस भी होता है. समझ रहे हो ये चीज? ऐसी मैं इस बॉडी का मान रहा हूं. अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर आप देखोगे कर्व अच्छा खासा है, बड़ा कर्व है. इसका मतलब क्या है? रेडियस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा. रेडियस की वैल्यू क्या होगी? वहां पे ज्यादा होगी. मींस वो जो डिस्टेंस है सेंटर का इससे सरफेस से, वो क्या होगा? ज्यादा होगा. जब हमारे को फॉर्मूला पता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं स्फीयर का केस ले रहा हूँ, कर्व की बात कर रहा हूँ, जिसे हम स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? आर आपका बड़ा है तो सिग्मा क्या होगा? आपका कम होगा इस कर्व के लिए. समझना ये चीज, ठीक है? जब आपका आर बड़ा है तो सिग्मा क्या है? कम. आपका हो गया कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब सिग्मा कम हो गया तो ई भी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा. ये चीज समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट केस ले लूं, अगर मैं शार्प पॉइंट की बात करता हूं इस रीजन की, यहाँ पे तो कर्व बहुत कम है. कर्व कम है, इसका मतलब क्या है? ये शार्प पॉइंट है. जैसे नहीं पहले भी समझ लो आप, ये शार्प पॉइंट है. अगर आप इस कंडक्टर को चार्ज दे रहे हो तो शार्प पॉइंट पे ये आपका था कर्व वाला पॉइंट. अगर मैं शार्प पॉइंट की बात करता हूं, किसकी? शार्प पॉइंट. एग्जांपल दिमाग में रखना, पेन की निब, मार्कर की निब. उस केस में आर क्या हो जाएगा? आपका कर्व क्या हो गया? कम दिख रहा है. कर्व कितना छोटा है यहाँ पे? कर्व ये दिख रहा है आपको? कर्व कितना छोटा है, यहाँ कितना बड़ा था. यही चीज आपको समझनी है. आर आपका कम हो गया, ऑब्वियसली सिग्मा क्या हुआ होगा? आपका ज्यादा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है उस रीजन में? स्ट्रॉन्ग. क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग. ये चीज आपको क्लियर है? तो इसी वजह से क्या होता है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है. यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है. चार्ज डेंसिटी क्या है? यहाँ पे ज्यादा है. और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है? जब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, अगर मैं मान रहा हूँ
ये बॉडी इस तरीके से है, मतलब किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे ही ऐसे सपोज करो, तो होगा क्या, ये अपने आसपास की जो एयर है, हम बेसिकली मानते हैं कि एयर चलो न्यूट्रल है, लेकिन क्या एक्चुअली में न्यूट्रल है? वो न्यूट्रल इसलिए लगते हैं क्योंकि नियरली इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वहां पे होते हैं, और होते भी है तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, हम फील नहीं कर पाते। बट इस केस में क्या होगा, वो जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस जगह पे आ गया है पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ए कम हो चुका है, आर कम हुआ, ए कम हुआ, मतलब सिग्मा क्या हुआ, ज्यादा। ठीक है, जब ये ज्यादा हुआ तो क्या होता है, ये इतना आप नोट कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, ये चीज मैंने अब आपको समझा दिया। तो यहाँ क्या होता है, इंडक्शन होने स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो न्यूट्रल एयर, न्यूट्रल मींस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपके प्रेजेंट होते हैं, इंडक्शन होने स्टार्ट होती है, और जो नेगेटिव चार्जेस है ना वो इसकी तरफ आने लग जाते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसके पास आने लग जाते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इसके पास आ रहे तो पॉजिटिव क्या होंगे, पॉजिटिव एयर जो है वो, मतलब जो आयंस हैं एयर के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव वाले, वो दूर जाना शुरू कर देते हैं। एक तरीके से क्या होता है, एक विंड क्रिएट हो जाती है, चार्जेस की एक विंड क्रिएट हो जाती है, और होता क्या है, ये नेगेटिव आके इन पॉजिटिव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, जब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया तो वो चार्ज तो आपका यहां से गया, पॉजिटिव वाला चार्ज गया, तो इस चीज को बोलते हैं डिस्चार्ज, और क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। ये चार्ज गया कैसे, डिस्चार्ज खत्म कैसे हुआ, जब वो चार्ज आपका शार्प पॉइंट पे कलेक्ट हुआ, उस वजह से क्या हुई, आसपास के एयर के आयंस की इंडक्शन हुई, नेगेटिव आयंस आए और इस चार्ज के इफेक्ट को क्या किया, खत्म किया, न्यूट्रलाइज किया। समझ रहे हो, तो ये होता है आपका कोरोना डिस्चार्ज, कि शार्प पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी हुई ज्यादा, आसपास की हुई आयोनाइज, वहां से आए अपोजिट चार्ज और इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। सो दिस इज योर कोरोना डिस्चार्ज। याद रखोगे ये चीज, ये आपका क्या फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, ये आपको याद रखना है। चलो मैं ऐसे करता हूँ रब फटाफट से, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे। कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर वैसे एक पूरा है टॉपिक, देखेंगे उसे भी अगर करना होगा तो। अब बात आती है आपकी, एक ना क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, कलेक्टिंग एक्शन ऑफ ए हॉलोस्फीयर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कलेक्टिंग एक्शन ऑफ ए हॉलोस्फीयर। क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर ना आपका एक स्फीयर है, मैं लिख देता हूं, कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ स्फीयर, कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ हॉलो स्फीयर। बड़े आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक में, इजी सा टॉपिक, समझ रहे हो बात को। देखो, और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा कर दिया मैंने स्टार मार्क, स्टार का मतलब समझ जाए कोई अपने। देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन ये है, सपोज वी हैव अ स्फीयर, सपोज वी हैव अ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r having charge small q on its surface। ठीक है, now if this sphere is placed inside a sphere, another hollow sphere of radius capital R and charge capital Q। ठीक है, एक पहले स्मॉल स्फीयर था, उसके ऊपर चार्ज था स्मॉल q, अब उस छोटे वाले स्फीयर को बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया हमने। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है R और आपका चार्ज कितना उसके सरफेस पे Q। हमारे को प्रूव करना है ये कि जो ये चार्ज Q है ना वो आपके बड़े स्फीयर पे फ्लो करेगा। हमारे को ये चीज वैसे भी पता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी है आपकी, उसके अंदर कोई और बॉडी रख देते हो छोटी वाली, तो वो छोटी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा बड़ी बॉडी के सरफेस पे चला जाता है। ये चीज हमने पहले भी समझ रखी है, पहले भी पढ़ रखी है। अब हमारे को ये ना एक्सप्रेशन और थियोरेटिकली प्रूव करके देना पड़े। ठीक है, अब ये चीज कैसे होगी वो समझना, ध्यान से देखना। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ये इसके रेडियस वगैरह मैंने कंसिडर कर रखे हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों स्फीयर्स को किसी वायर से कनेक्ट कर दो। ये मैंने कर दिया वायर से कनेक्ट। ठीक है, वो कहता है कि हमारे को प्रूव करना है ये चार्ज इस स्फीयर से इस स्फीयर पे जाएगा, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले पे, S1
से जाएगा S2 पे। अब एक चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ट्रैवल करता है। क्लियर है ये चीज? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, जो VS1S इस वाले का पोटेंशियल दूसरे वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा। जब ये होगा तो ही तो वो चार्ज ऊपर जाएगा ना, तभी तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ट्रैवल करेगा। क्लियर है ये चीज? तो अब ये प्रूव करके देखते हैं कैसे। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं नेट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ S2 पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, VS2 इज इक्वल्स टू K, उसके सरफेस पे कितना चार्ज है, Q, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R, प्लस K। ये वाला चार्ज भी तो उधर कंसिडर करते हैं ना, कि ये वाला चार्ज जब ये वाला चार्ज उसके सरफेस पे फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है इस सरफेस का, R। याद रखना ये चीज। कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं। वैसे क्या कॉमन आएगा, K बाय R, क्या बचा, Q प्लस Q। ठीक है, ये आ गया आपका जो लार्जर कंडक्टिंग स्फीयर है उसका पोटेंशियल आ गया। क्लियर है ये चीज तो आपको? ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाले स्फीयर की बात करता हूं, उस पे पोटेंशियल क्या होगा, एक तो स्मॉल चार्ज की वजह से KQ अपॉन R, प्लस ये चीज भी आपने पढ़ी होगी कि ये जो स्मॉल बॉडी है वो बड़ी बॉडी के अंदर है। और हमने एक चीज पढ़ रखी है, बड़ी बॉडी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर भी किसी भी जगह पे होता है। अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो वहां पे भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आपकी बड़ी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, बड़ी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल आपका अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा। अब बड़ी बॉडी के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, KQ बाय R। ठीक है, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे ये जो बॉडी है सेकंड, ये वाली आपकी जो छोटा स्फीयर है वो तो अंदर है, तो अंदर भी उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो क्या आ जाएगा, KQ बाय R। डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे ये था, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब यहां से एक चीज आपके माइंड में हो जानी चाहिए क्लियर, क्या R ज्यादा है दोनों केसेस में, कंपैरिजन ही तो करना है आपको। ठीक है, ये और ये स्टेटमेंट तो सेम है, तो इससे कोई डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे। मेन स्टेटमेंट कौन से जो डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, ये वाली और ये वाली। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं, KQ बाय R एंड KQ अपॉन R, तो मैं देखूंगा ये चीज ज्यादा बड़ी है। ऐसा क्यों, बिकॉज आपका जो R है वो छोटा है। जब ये R आपका छोटा हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी बड़ी नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो बात को? ये R आपका क्या है, छोटा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, आप कह सकते हो ये और ये तो चलो आपका सेम था, बट ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से होगी है छोटी। क्यों, ये वाली क्वांटिटी अब बड़ी आ गई है। रीजन क्या था, ये छोटा था, तो इस ये पूरी क्वांटिटी को क्या करेगा, बड़ा। तो आप ये रीजनिंग पूरी, ये वाली और ये वाली रीजनिंग पूरी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन है इसके बाद, VS1 इज ग्रेटर देन VS2। तो हमने यही तो प्रूव करना था ना, तो हमने ये चीज भी प्रूव कर दी। कितने से ग्रेटर है वो भी देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, निकाल देते हैं। VS1 माइनस VS2, हमें पता लग गया कि ये बड़ा है, पहले ये लिखोगे फिर ये एक्सप्लेनेशन करना, उसके बाद ये चीज। ठीक है, डाल दो वैल्यू, KQ बाय R प्लस KQ बाय कैपिटल R माइनस KQ बाय R माइनस KQ बाय R। जो भी कुछ कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर दो, कैंसल आउट किया, VS1 माइनस VS2 इज इक्वल्स टू KQ ब्रैकेट में 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R। तो ये आ गया आपका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमें बता रहा है कि आपका पोटेंशियल इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ऑब्वियसली चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, फर्स्ट स्फीयर से सेकंड स्फीयर। ठीक है, कर लो इसे नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा।
अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं आपकी, और जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। और इसके भी दो केसेस हैं। एक केस में ये होता है कि बैटरी आपकी कनेक्टेड है, एक केस में होता है बैटरी डिसकनेक्टेड है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं आपके जेई वगैरह में और नीट वगैरह में, और जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। स्कूल लेवल पे बहुत कम पूछते हैं, बट अगर हाई लेवल की थोड़ी बात करें तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़े। ठीक है, कंसेप्ट ईजी होता है बट थोड़ा सोचना पड़ता है और पढ़ने की बात होती है। तो हम ये चीज़ देखें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स है। हमें पता है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कौन सी चीज़ पे क्या फर्क पड़ता है। एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर वो डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल कर देता है तो हमें ये रिलेशन तो पता ही है, बस इसी से सारे डिराइव हो जाएंगे कि कैपेसिटेंस होता है इंक्रीज। हमने ये चीज़ प्रूव करके दिखा रखी है कि अगर कोई भी मीडियम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के बीच में अगर कोई भी मीडियम अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम। इतने अमाउंट से क्या होता है, वो बढ़ जाता है। चलो बात करते हैं क्या। फर्स्ट, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी अगर हमने। बैटरी डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये होता है, फर्स्ट चीज, ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है, वो पांचों को स्टडी करना है, डिस्कनेक्ट के केस में भी और कनेक्ट के केस में भी। Q इज इक्वल टू Q नॉट कांस्टेंट। देखो अब क्या होगा इस केस में, जो भी आपका सोर्स था जिसने, जो बैटरी है, चार्ज कहाँ से आता है, बैटरी से। बैटरी तो हट चुकी, तो अब जितना चार्ज आपका सर्किट के अंदर था उतना ही रहेगा। क्या वो चेंज होगा, नहीं, क्योंकि पीछे से कोई सोर्स है ही नहीं अब कनेक्टेड। तो जो आपका चार्ज पहले था Q नॉट, जब बैटरी कनेक्टेड थी, वही अब रहेगा Q। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि कोई और सोर्स है नहीं, तो जितना चार्ज सर्किट के अंदर है वही रह जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ की, पहले बात करूंगा, उसके बाद बाकी हो जाएंगे। ये अभी मैंने बात करी C इज इक्वल टू K C नॉट, कि C नॉट क्या होता है बेसिकली, जब एयर है बीच में, वैक्यूम है, फ्री है, बिल्कुल कुछ भी स्पेस में कुछ नहीं फील्ड है, तो C नॉट होती है। लेकिन जब भी डाइलेक्ट्रिक आ जाता है और वो पूरा डाइलेक्ट्रिक अगर प्लेट्स को मतलब जो कैपेसिटर है उसे पूरा फिल कर रहा है, तो C इज इक्वल टू कापा C नॉट हम कंसीडर करते हैं। इस केस में मान के चल रहे हो पूरा फिल कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू कापा C नॉट, मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। कितने अमाउंट से, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के अमाउंट से। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अगर अब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज वी नो C इज इक्वल्स टू Q बाय V है। समझ रहे हो बात को, यहां से V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q बाय C। Q तो Q नॉट के इक्वल है, अपॉन C किसके इक्वल है, लेकिन कापा C नॉट के इक्वल। समझ रहे हो, तो बेसिकली V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q नॉट बाय C नॉट क्या होगा, V नॉट बाय कापा। रिलेशन समझ आया, तो वही मैंने लिख रखा है, V नॉट बाय कापा। किस अमाउंट से कम हो गया, कापा अमाउंट से। सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस बढ़ा, पोटेंशियल कम हुआ। कैसे, एक्सप्लेनेशन के साथ, वेट डेरिवेशन, जो भी समझ लो उसे। ठीक है, रीजनिंग भी है। अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम। ऐसा क्यों, बिकॉज E इज इक्वल्स टू V बाई D है। तो अगर आपका E V नॉट बाय कापा हो गया, ठीक है, अब आप अगर इस चीज को, एक्सप्रेशन को लिखना भी चाहते हो, V नॉट इंटू डी कितना हो जाएगा आपका, E नॉट हो जाएगा, अपॉन में कापा। आगे वही चीज जो मैंने आपको बोली थी। ठीक है, पोटेंशियल कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कम होगी। अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी की, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास सबसे बढ़िया वाला, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर बीच में कोई स्पेस अगर कुछ भी ना हो तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर हो जाएगा ये तो। लेकिन अब तो हमारी C की वैल्यू भी अलग है, V नॉट और V की भी अलग है, जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, C ये रहा ये चीज, और V आपका वहां पे मैंने निकाल दिया। वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ C की वैल्यू कितनी है आपकी, कापा C नॉट, V की जगह V नॉट स्क्वायर अपॉन कापा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग सीधा सीधा कर लो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, कापा से कापा कैंसिल होगा, ये आएगा हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन कापा। और C नॉट, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, U नॉट अपॉन कापा। आ गया ना रिलेशन, ये। तो ये थे आपके बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे क्या क्या चीजों पे क्या क्या फर्क पड़ता है। कम कौन कौन सी चीज हो रही है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी। बढ़ कौन सी रही है, आपका कैपेसिटेंस, चार्ज का कांस्टेंट। बट अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो थोड़ा सिनेरियो हो जाता है चेंज।
Q इज टू कापा Q नॉट आ गया। अब चार्ज बढ़ गया, चार्ज किस अमाउंट से बढ़ा, जितनी आपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया, क्योंकि बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपको चार्ज मिलता जा रहा है लगातार, ठीक है। अगर थोड़ा चार्ज सर्किट के अंदर गया, उस डाइलेक्ट्रिक ने अगर लिया भी है, तो पीछे से बैटरी हमारे पास है सप्लाई की, ठीक है, तो वो चार्ज प्रोवाइड करेगी। V इक्वल्स टू V नॉट कांस्टेंट ही होगा ऑब्वियसली, 100 वोल्ट की सप्लाई है, सप्लाई थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, सप्लाई तो अब भी उतनी की उतनी है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो याद रखना, अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, पोटेंशियल कम हुआ भी है, तो पीछे से और आ जाएगा, क्योंकि लगातार हमारे पास एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पावर सप्लाई है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, जब पोटेंशियल चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे चेंज होगा, ठीक है। पॉजिटिव आपका चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही ये आ जाएगा U इज इक्वल्स टू के यू नॉट। इस बार एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल सोर्स लगा पड़ा है लगातार, तो एनर्जी तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब एनर्जी बढ़ेगी कैसे, वो चीज भी देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला ये वाला हमें यूज करना है, बट इस बार चेंज क्या होगा, सेम ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं चलो, लेकिन इस बार C की जगह क्या पुट करोगे, कापा C नॉट, और V की जगह क्या पुट होगा, V नॉट स्क्वायर। क्या पुट होगा, V नॉट स्क्वायर, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर क्या होगा, U नॉट इंटू क्या आ जाएगा आपका कापा। तो इस बार एनर्जी क्या हुई है, ज्यादा, ठीक है। ये चीज आपकी बहुत इजीली आपको समझ आ गई होगी। यार एक और टॉपिक है, मतलब वर्बली हो जाएगा, वो टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर क्या आपका, कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर अगर हम किसी और बॉडी को रखते हैं उसके अंदर, जैसे हमने कैविटी वाले टॉपिक करा था, कि अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर एक कैविटी क्रिएट कर देते हैं, उस कैविटी के अंदर होता है जीरो चार्ज, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही क्या है वहां पे चार्ज है। तो क्या कर सकते हैं हम, किसी बॉडी को अगर हमें बचाना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, चार्जेस से, करंट से, तो हम ये ना करें उस कैविटी के अंदर किसी बॉडी को रखते हैं, समझ रहे हो। इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अगर मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर एक बुक में हर एक टीचर पूछता है, ये चीज एक्सप्लेन भी कर देते हैं, कि अगर आपकी थंडरस्टॉर्म आ रही है, बाहर लाइटनिंग हो रही है, तो आपके लिए कौन सी जगह सबसे सेफ है, आपकी, आप रोड पे हो, आप ट्री के साथ हो, या कार के अंदर हो। आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा, आप लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया होगा, आंसर इज कार। ऐसा क्यों, रोड पे डायरेक्ट तो आपके ऊपर सीधी सीधी बिजली गिर सकती है, ट्री के साथ तो ट्री के ऊपर भी आएगी तो आपकी इंडक्शन होके भी आपको शॉक लग सकता है, और आप अगर ट्री से टच हो तो आप ट्री के थ्रू आप ग्राउंड को डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड कर रहे हो, एक सर्किट बन जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सर्किट बनता है, आपके थ्रू ग्राउंड के अंदर पूरा का पूरा करंट जाएगा, ठीक है, और हो जाओगे स्वाहा। ऐसा करना नहीं है, उस टाइम पे क्या करना है, आपको कार के अंदर बैठ जाना, अगर आपके आसपास कार है, अदरवाइज तो घर में बैठो। घर भी आपको उसी तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि घर भी एक ऐसे बॉडी है आपकी कंडक्टिंग है। अब अगर मैं बात करता हूँ कार की, क्वेश्चन आता है कार पे, कार की जो बॉडी है वो कंडक्टिंग है, मेटालिक बॉडी होती है, तो क्या होता है, जो भी चार्ज आता है, लाइटनिंग उसके ऊपर गिरी, वो उसके सरफेस पे जाएगी, ठीक है, सरफेस पे जाके वो टायर्स के थ्रू ग्राउंड पे जाएगी, आपको टच नहीं करेगी, बिकॉज यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, यू आर सिटिंग इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी, मीन्स आप एक कैविटी के अंदर बैठे हो और वहां तक चार्ज नहीं जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये आपका फिनोमेना किस चीज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। इसका यूज होता है आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बचाने के लिए, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन कंपोनेंट्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपने गूगल क्वांटम कंप्यूटिंग सुनी होगी, शायद ही सुनी हो, तो देखना उसमें भी जो आपकी चिप्स वगैरह होती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ कंपोनेंट्स को इस तरीके से भी बचाते हैं। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फिनोमेना, आपको समझ आ गया होगा। शील्डिंग से नाम समझ आता है कि किसी चीज़ से बचा रहे हैं, किससे, लाइटनिंग से, किसी टाइप के भी जो आपका बहुत ज़्यादा किसी जगह पे चार्ज आ गया, बचना कैसे, कंडक्टर की बॉडी के अंदर चले जाओ, कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका अब तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वी आर नाउ ओवर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाउ वी विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड यूनिट। काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, टोटल आपके 32 लेक्चर्स बने हैं, ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज मैंने बना दी। अब नेक्स्ट बारी आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इसी तरीके से आगे करते रहेंगे हम, आप लोग पढ़ते रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें, सारी वीडियोस देखें जल्दी से, और अपना काम करते रहें, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। जल्दी उम्मीद है कि लॉकडाउन खुल जाए और आप अपने थोड़ी जो कहते हैं ना रियल लाइफ, रेगुलर लाइफ को जीना थोड़ा स्टार्ट करो। So see you in the next lecture. Thanks for watching. I really appreciate your time. All the best and bye bye.